हेलो दोस्तों, आज बिहार पुलिस का वीडियो नंबर है 11। जो हमने 10 वीडियो पढ़ चुका है और 10 वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, और वो 10 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप अच्छे से देख लीजिएगा और एक एक वीडियो देख लीजिएगा अगर ना, और उसको अच्छे से फिर आप कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और हर तरह से सवाल उसमें डाला जाता है। 10 ही क्वेश्चन है, बट 10 क्वेश्चन आप उसे नहीं कर सकते, वो 400 से 500 क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर हम लोग वीडियो नंबर 11। चलिए, सभी लोग एक्टिविटी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल एक्टिविटी के साथ और बिल्कुल सीरियस मूड में। चलो ध्यान देते हैं वो, तो क्योंकि ये जीके को मजाक में नहीं लेना है। सबसे का पहला सवाल है कि रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है। रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं गिरनार, एहोल अभिलेख, जुन्नागढ़ और प्रयाग प्रशस्ति। हमने माना कि आपको ये याद है कि रुद्रदामन जुन्नागढ़ से याद है, कोई दिक्कत नहीं, याद है। बट अब इससे आने वाले प्रश्न को देखा जाए कि क्या क्या इससे अभिलेख से क्या क्या प्रश्न आते हैं, रुद्रदामन से क्या क्या प्रश्न आते हैं, अब इसको देख लिया जाए। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट हमें समझना है कि रुद्रदामन जो है ना, ये शक शासक था। ये शक शासक था। रुद्रदामन कौन शासक था? तो शक शासक था। रुद्रदामन कौन शासक था? तो शक शासक था। जितने आप बोलेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा, जितना आप बोलिएगा उतना ही, बोलते रहेंगे तो याद आपका होते रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट समझते हैं, रुद्रदामन ने जो जुन्नागढ़ अभिलेख लिखा था, जुन्नागढ़ अभिलेख जो लिखे थे, ये अभिलेख किस भाषा में था? किस भाषा में था? आपको भाषा इसलिए हम बता रहे क्योंकि हिंदी, प्राकृतिक, संस्कृत, ये सब भाषाएं में कई सारे अभिलेख लिखे गए हैं और सबका अलग अलग राजा है। ठीक है ना। तो जुन्नागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जुन्नागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और ध्यान रखिए, यही जुन्नागढ़ अभिलेख में चर्चा किस चीज का है? तो इसमें चर्चा है जो सुदर्शन झील, सुदर्शन झील, सुदर्शन झील अब जीर्णोद्धार के बारे में। जीर्णोद्धार यानी कि सुदर्शन झील पहले से बनाया हुआ था और उसको इन्होंने पुनर्निर्माण कराया और उसकी चर्चा कहां कर दिया? जूनागढ़ अभिलेख में। कौन सी भाषा में किया था इन्होंने किया था ये संस्कृत भाषा में। अब थोड़ा सा और यहाँ पे ध्यान देते हैं तो देखिएगा, इसके बाद क्या है आपका कि सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने किया? ये आप सबको जानकारी है। अभिलेख लिखने की शुरुआत किसने किया था? ये किए थे अशोक। किसने किया था? अशोक ने किया था। सबसे ज्यादा अगर अभिलेख लिखाया है तो किसके बाद किन्होंने लिखवाया है? अशोक ने। सबसे ज्यादा अगर अशोक है तो किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। सबसे पहली बार शुरुआत कौन किए थे? अशोक ने किए थे। अब कौन सी भाषा में जी? यह प्राकृतिक भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृतिक भाषा में। ठीक है। अशोक का टोटल अभिलेख किसमें क्या चर्चा है ये आपके पिछले वाले वीडियो में बताया गया। पिछले वाले वीडियो में अशोक के 14 अभिलेख को रटवाया गया आपको। ठीक है। आगे यहाँ पे देखो नेक्स्ट। अब ये समझते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक भाषा में कौन लिखे? अशोक। सबसे पहले अभिलेख लिखने की शुरुआत कौन किया? अशोक। सबसे ज्यादा अभिलेख किसका है? अशोक का है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम आते हैं, देखो सबसे पहले हिंदी में लक्ष्मण सेन का जो अभिलेख था वो अभिलेख किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में है। लक्ष्मण सेन का अभिलेख किस भाषा में है? जी तो हिंदी भाषा में है। तो लक्ष्मण सेन का अभिलेख किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं तो देखिएगा, पहले इसको कॉपी स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए, फिर किसमें क्या चर्चा है आपको हम बतलाते हैं जल्दी से। हो गया? ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। भारत का नाम है ना, भारत का नाम
भारतवर्ष यानी कि भारत को भारतवर्ष किस अभिलेख में कहा गया है? जब भारतवर्ष कहा गया है कौन से अभिलेख में? हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन से अभिलेख में कहा गया जी? तो हाथी गुम्फा अभिलेख। ये कितना इंपॉर्टेंट सब सवाल है। बिहार एसआई, बिहार पुलिस के लिए जीके जी एकदम खतरनाक है ये, ठीक है ना। हाथी गुम्फा अब ये है कहां पे? उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा कहां पे है? तो उड़ीसा में अभिलेख पाया गया था, ठीक है ना। ये हाथी गुफा किस राजा से संबंध है? तो कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल। और आपको ये जानकारी अच्छे से होगा कि कलिंग में अशोक कब गया था आक्रमण करने? तो 261 ईस्वी पूर्व। तो आप एक कमेंट करके जरूर बताएंगे, सब लोग कमेंट किया कीजिए, जवाब आप दिया कीजिए, ठीक है। तो हमें ऐसा लगेगा कि आपको कंफर्म याद है। अशोक का कौन सी अभिलेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है? ठीक है, जब आप सब कमेंट में कर दीजिएगा कि अशोक का कौन सा अभिलेख में कलिंग युद्ध का चर्चा है। नेक्स्ट ध्यान दो। अब अगर हम बात करें ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख, ये होल अभिलेख किसने लिखा? ये होल अभिलेख, तो ये होल अभिलेख किसने लिखा? तो ये रवि कृति। इन्होंने लिखा जी ये रवि कृति। अब आप एक सवाल यहां पे भी आएगा कि रवि कृति किसके दरबारी कवि थे? तो रवि कृति जो है ना वो पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन, वो पुलकेशिन द्वितीय के, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। और आपको बताया गया है एक और वीडियो में कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था ना नर्मदा नदी के तट पर, वो आपको पढ़ाया गया था। तो वही पुलकेशिन द्वितीय है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आप समझेंगे क्या हम लोग कि प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वो एक तरह से अभिलेख है जिनकी रचना किन्होंने किया? हेनसॉन्ग, हरिसेन, सॉरी हरिसेन। रचना किन्होंने किया जी? हरिसेन। किन्होंने रचना किया था प्रयाग प्रशस्ति को? तो हरिसेन। किसने रचना किया था? हरिसेन, ठीक है। और ये जो है ना वो समुद्रगुप्त का, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे? हरिसेन। नेक्स्ट यहां पर अगर बात करें तो आप बताओगे जरा सीखो हम लोग एरन अभिलेख, एरन अभिलेख, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख का चर्चा यानी एरन अभिलेख किन्होंने इसकी रचना किया? तो भानुगुप्त। किनके द्वारा रचना किया गया था जी? तो भानुगुप्त के द्वारा रचना किया था, ठीक है। और इस अभिलेख में बहुत ही खास चीज, इस अभिलेख में सती प्रथा का, सती प्रथा का चर्चा किया गया। इस अभिलेख में किसका चर्चा किया गया है? सती प्रथा का। सती प्रथा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। सती प्रथा उसे कहते हैं कि जिसमें पुरुष जब जिसका हस्बैंड डेथ कर जाता है उनकी पत्नी सती साबित होने के लिए पुरुष के जलते शमशान पे बैठकर और अपनी जान गंवा देती है, ठीक है। ये था सती प्रथा। ये हमारे एक समाज में कुरीतियां था, इसको आप सफल नहीं कह सकते हैं, इसको अच्छा प्रथा नहीं कह सकते, ठीक है। सती प्रथा का अंत किसने, किसके कौन से गवर्नर के काल में हुआ था? सती प्रथा को किसने सबसे पहले आवाज उठाया बंद कराने के लिए? कभी सती प्रथा का सवाल आएगा तो सारे प्रथाओं पे आपके सवाल हम बना देंगे, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट आप सब ले लीजिए और थोड़ा सा मेहनत कीजिए। क्लास में सबको हम आजकल देख रहे हैं पेयर भी सब नहीं बना रहे अच्छे से, और जो पेयर बना ले रहे हैं वो ठीक से याद नहीं कर रहे हैं। गजब ड्रामा तुम लोग सब लगाए रखे हो। पेयर भी बनाना है और साथ में अच्छे से उसको कंप्लीट भी करना है, ठीक है ना। आगे सवाल दे। अब देखिए नेक्स्ट, जितने भी आपको सवाल बताया जा रहा है ना तो सारा बिहार दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन को निचोड़ा गया है। बिहार पुलिस का भी प्रीवियस क्वेश्चन को निचोड़ा जा रहा है इसमें, ठीक है ना। बहुत फायदेमंद होगा, बस भरोसा करके आप अच्छे से पढ़ लीजिए इसको, ठीक है।
चलिए अब देखो, आप बता रहे हैं अगर अगर हमने और ज्यादा वीडियो बना दिया, 100 वीडियो अगर अप्रोक्स बना दिया ना, अच्छे से किताब इसके सामने फीका पड़ जाएगा। अगर अच्छे से आप इसको फेयर करके मोटा कॉपी बना लेंगे तो कॉपी को अगर और वो जब भी अगर आप एग्जाम देकर आएंगे और उस कॉपी से अगर मिलाएंगे ना, मैच करेंगे, आपका अच्छा खासा 60 से 70% क्वेश्चन उसमें रहेगा, ये गारंटी हमारा रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला सवाल आपका क्या है, नेक्स्ट आपका सवाल क्या है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? आप जरा जल्दी से बताओ फास्ट। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश है? आप सोच सकते हैं अपने मन में कि कितने न्यायाधीश है, उसके बाद जब हम जवाब देंगे तो क्या आपका जवाब दिया हुआ सही है या नहीं है, आप सोच सकते हैं ना। तो बताओ कितने न्यायाधीश हैं? तो ये न्यायाधीश कितने हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में? 15। कितने हैं? 15। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये सब की बात होगी तो 13। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अब ये नाम से ही समझ रहे होंगे कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ये कंफर्म अंतरराष्ट्रीय मतलब 2-3 गो देश को निपटारा करता होगा विवादों को। देश से जो लड़ाई होती है, कुछ वैसा प्रॉब्लम्स आता है तो निपटारा करता होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और उससे भी बड़ा आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई 1946 में। 1946 में। इसका मुख्यालय कहां, मतलब कहां पे है ये सब बताओ कहां पे है ये? तो ये है दहेग। कहां पे है ये? दहेग। और दहेग जो है ना, ये नीदरलैंड एक देश है, उसी देश के अंदर का एक शहर है दहेग, वहीं पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है कि देशों के विवादों को निपटारा करना। तो 2-3 देश है आपस में लड़ रहा है, उसका निपटारा कौन करेगा विवाद का? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। देशों का विवादों का निपटारा करना, विवादों का निपटारा करना, देशों के विवादों का निपटारा करना, ये किनका काम है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय काम है। सबसे बड़ा एक चीज यहां पे आता है ना कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय किसका अंग है, किसका हिस्सा है? तो यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑफ असेंबली, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसका है ये हिस्सा। ठीक है ना। अब देखो, ये जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, इसके जितने भी न्यायाधीश हैं, इनके न्यायाधीश का काल कितना है, कितने वर्ष तक ये रहते हैं, कितने वर्ष तक कार्य करते हैं? इनके न्यायाधीश का कार्यकाल जो है ना वो 9 वर्ष है। 5 वर्ष इनका कार्यकाल नहीं है। कार्यकाल कितने वर्ष होता है जी? 9 वर्ष होता है। ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पे अगर बात और किया जाए, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ना, ये अगर इनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी, इनकी नियुक्ति जब हो जाएगी ना, तो दो अंग से अगर जब तक प्रस्तावित नहीं होगा तब तक ये न्यायाधीश नहीं रहेंगे। कौन से? एक महासभा, महासभा और एक सुरक्षा परिषद। एक महासभा और एक सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद। अब सुरक्षा परिषद से एक सवाल और आता है, इससे सवाल क्या आता है एक और ना, कि सुरक्षा परिषद को बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन। किसे कहा जाता है जी? सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन। अब देखोगे ये अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है ना वो यूएनओ का एक भाग है। ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट ध्यान देते, देखिए इसके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कार्य करने वाली भाषा, माने कि काम जो होती है वो किस भाषा में होती है? तो कार्यकारी भाषा, आपको पढ़ाया गया था कि कार्यकारी भाषा 2 ही है, अंग्रेजी और फ्रेंच, अंग्रेजी और फ्रेंच। जबकि यूएनओ में टोटल भाषा कितनी है? तो टोटल भाषा है 6 और कार्यकारी भाषा कितना इसमें है? तो 10। कार्यकारी भाषा कितना इसमें है जी? 10। अब देखो नेक्स्ट सवाल, एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। एक ही देश के 2 न्यायाधीश
नहीं हो सकते हैं। अगर कोई भारत का एक न्यायाधीश है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो भारत का एक और न्यायाधीश वहां पर नहीं हो सकता है। ठीक है। और एक सवाल इसमें आएगा, और ये बिहार पुलिस का प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछेगा क्या आपसे ना कि भारतीय न्यायाधीश सबसे पहले कौन वहां बने थे। तो आप जरा जवाब दो कि प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे। तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर नागेंद्र थे। प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। बस स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए। ठीक है, हो गया ना सबका। अब देखो अगला सवाल पर चलते हैं। 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 में फ्रांस की क्रांति, जिसे बोलते हैं फ्रेंच क्रांति, वो फ्रांस की क्रांति। सबसे पहले थोड़ा सा आप समझ जाइए कि 1789 का फ्रांस क्रांति हुआ क्यों था। ठीक है ना। देखिए जैसे इसका एक स्टोरी क्या है ना कि जो फ्रांस क्रांति हुआ था, वो फ्रांस क्रांति सिर्फ और सिर्फ लुई 16वां की पत्नी महारानी के लिए हुआ था। इनके वजह से हुआ था, इनके लिए नहीं, इनके वजह से हुआ था। देखिए लुई 16वां जो है ना, अपने फ्रांस में क्या किए थे कि बहुत सारे, सिर्फ अपना खुशी मनाना, अपने खुश रहना, प्रजा का हाल न देखना, ये था फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस के जब राजा बने लुई 16वां, तो जैसे ही गद्दी पे बैठे, गद्दी पे बैठने के साथ ही ये मतलब टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए और जनता को नारुष्ट करना शुरू कर दिए। जनता पूरा तड़प रही थी खाने के लिए, रोटी वगैरह चावल, उन लोगों को कोई खाने के लिए कुछ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। तो एक समय की बात हुई कि जब महारानी जा रही थी रास्ता में घूमने के लिए अपना फ्रांस को, तो सभी जनता लोग गुहार लगाया कि हमें रोटी चाहिए। क्या गुहार लगाया? हमें रोटी चाहिए। अब महारानी, वो तो पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ी लिखी नहीं कर सकते, वो तो अपने घर की महारानी है, वो बाहर जनता क्या है, क्या गरीबी होती है, जिसके पास खाना नहीं है उसका कैसा दिन रात बीतता है, इसको कुछ मालूम है नहीं। तो ये उस चीज का मजाक बनाई, इसे जानकारी नहीं था, तो क्या उस चीज को बनाई? मजाक बनाई। लेकिन अब उस समय जनता लोग ने ये सब समझ चुका था कि अगर हम ऐसे हाथ पे धरे धरे रहे तो समझिए पूरी तरह से हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। तब सभी जनता में एक उग्र प्रदर्शन हुआ, और उसी समय बास्तिल में कारीगर था मतलब जेल था, वो जेल को तोड़ा, और तोड़ के सभी सैनिक भागा, सॉरी सभी वहां के जो गिरफ्त में थे, उस सब बंदी जितने भी थे वो सब भागे, और उसके बाद क्रांति शुरू हुआ। इस क्रांति को दबाने वाला यानी कि महान योद्धा जो कहा जाए, वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। वो कौन थे? नेपोलियन बोनापार्ट। और नेपोलियन बोनापार्ट ने इस क्रांति को दबाया। ठीक है। तो समझते हैं इनसे सवाल, जितने भी जुड़े सवाल है वो सारा हम लोग अभी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी जुड़े सवाल है। ठीक है ना। चलो तो सब शुरुआत करते सबसे पहले हम कि फ्रांस की क्रांति की कारण क्या है और क्यों ये हुआ। ठीक है। देखो फ्रांस की क्रांति ये हुआ था कब? 1789 में। 1789 में ये हुआ था कब? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। देखिए इसमें और एक घटना क्या घटा कि 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 को 1789 को बास्तिल जेल, एक बास्तिल जेल था, बास्तिल जेल तोड़कर, जेल का गेट तोड़कर बंदी लोग को भगाया गया। जो बंद थे जेल में उनको भगाया गया, और भगाए जाने पर उसी दिन यानी 14 जुलाई को ही फ्रांस में स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप जल्दी से जवाब दोगे कि यह मनाया जाता है 14 जुलाई।
क्यों? क्योंकि उस दिन जेल का गेट तोड़कर सब लोग बाहर निकले थे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान देगा, समझेगा हम लोग। उस समय जब ये क्रांति हुई थी, उस समय नारा था, और वही नारा भारत के संविधान में भी जोड़ा गया है। क्या नारा था? कि समानता, बंधुत्व, भाईचारा, समानता। अगर हम लोग सब एक समान जैसा रहेंगे, बंधुत्व, सब भाई भाई बन के रहेंगे, भाईचारा, एक दूसरे को घृणा नहीं करेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे, तो हम यहाँ पे लड़ सकते हैं, लुईस लामा को हटा सकते हैं। और अंततः ये भी परिणाम ये मिला कि लुईस लामा को मारा कैसे गया? दो मौके अंदर पूरा बम लगा के पूरा का पूरा फोड़ दिया, खत्म कर दिया था लुईस लामा को। इतना लोग, जनता इतना इसके उग्र था। ठीक है ना। चलो अब यहाँ बात करें थोड़ा सा नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन से बहुत अच्छा अच्छा सवाल आता है जी। इसलिए आता है ना कि नेपोलियन भारत का भी कोई नेपोलियन है, ईरान का भी कोई नेपोलियन है ना। नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कब से कब तक रहा, इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुआ, दोनों एक साथ ध्यान देते हैं। इनका जन्म हुआ 1769 में। आप समझ सकते हो कि ज्यादा इसका एज नहीं था। और जब इनका मृत्यु हो गया 1821, इनका मृत्यु हुआ 1821। बताओ नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ? 1769, और मृत्यु कब हुआ? 1821। ये दोनों सवाल आते हैं एग्जाम में, जन्म भी और मृत्यु भी। जन्म कहां हुआ था? कोर्सिका द्वीप, आर्सेनिया में। कोर्सिका द्वीप कहां पे है? तो आर्सेनिया में है। ये कौन सा देश में है? आर्सेनिया में है। कोर्सिका द्वीप कहां पे है जी? आर्सेनिया में है। वहीं पे नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट ध्यान देंगे। नेपोलियन बोनापार्ट थे, ये 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, हम बहुत अच्छे से पॉइंट को समझेंगे, ये बच्चा ही थे अभी, धीरे धीरे उसी समय पूरे यूरोप के ना अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिए थे। 19वीं सदी में यूरोप का अधिकांश भाग पर कब्जा कर लिया। समझ सकते हैं आप, 19वीं सदी के स्टार्टिंग में ही अधिकांश भाग यूरोप पर कब्जा कर लिए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब बोला जाए कि स्क्रीनशॉट लीजिए तो उस समय स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट में, नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। पूछेगा आपसे कि फ्रांस का सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट कब बना, तो हमने बताया जाएगा आपको ये 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो नेपोलियन बोनापार्ट को, यानी कि इसे लिटिल कारपोल कहा जाता है, लिटिल कारपोल कहा जाता है, लिटिल कारपोल कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लिटिल कारपोल किसे कहा जाता है, तो आप जल्दी से जवाब दोगे नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। और यहां ध्यान दो, आधुनिक फ्रांस का निर्माता, आधुनिक फ्रांस का निर्माता, फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आपको और हम दे रहे हैं, कमेंट में सब जरूर कीजिएगा, याद होगा तो। जो मेरा पीछे का वीडियो देख लिया है उसको 100% याद होगा। अच्छा सीरियस से पढ़ लो भाई सब, कितना सबको बोले हम। ठीक है ना। क्लास में भी आजकल सबकी थोड़ी थोड़ी नाकामी देखने को मिल जा रहा है, बताइए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम मेहनत से आपको ये बना रहे हैं। ठीक है, अब बताओ, एक सवाल का जवाब सब जरूर देना कि जैसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को, तो आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है?
ये कमेंट करके आप सब जरूर बताना, ठीक है। चलो अब मैं नेक्स्ट ध्यान दो हम लोग इसमें जर्मनी और इटली, जर्मनी और इटली का राष्ट्रवाद का जनक, राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद का, इटली के राष्ट्रवाद के जनक कौन थे, तो आपको यह बताना है इटली के राष्ट्रवाद के जनक थे कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। आधुनिक फ्रांस के निर्माता कौन थे, तो आपको ये बताना है फिर से कि नेपोलियन बोनापार्ट। फिर आपसे पूछेगा कि लिटिल कारपोल किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन बोनापार्ट। फिर आपसे पूछेगा कि जर्मनी के कौन थे, तो फिर आपको जवाब देना है कि नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब देखो नेपोलियन से और भी सवाल क्या आता है ना कि नेपोलियन ने एक कानून का संग्रह बनाया था, इन्होंने एक कानून का संग्रह बनाया था, कानून का संग्रह बनाया था, कानून का संग्रह बनाया था, और जिसका नाम क्या रख दिया ना, जिसका नाम रख दिया इन्होंने नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड, जिनका नाम क्या रखा जी, नेपोलियन कोड, नाम रखा था नेपोलियन कोड, ठीक है। अब यहां नेक्स्ट ध्यान दो, इन्होंने 1800 में फ्रांस में एक बैंक की स्थापना किया, फ्रांस में बैंक की स्थापना किया, बैंक की स्थापना किया। अब सवाल यहां पे क्या आता है ना कि जो नेपोलियन है, ठीक है, तो नेपोलियन को बंदी बनाया गया था सबसे पहले, ठीक है ना, तो बंदी बना के कहां भेजा गया था, ठीक है, और उसके बाद उनकी मृत्यु कहां हुई थी, ये बहुत ज्यादा अच्छा पॉइंट इसमें आता है, ठीक है। सबसे पहले एक बात अब ध्यान देंगे, हम समझेंगे हम लोग कि सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट को ना एक एल्बा नामक द्वीप पर भेजा था। कौन से द्वीप पर भेजा था जी, एल्बा नामक द्वीप पर, बट उस द्वीप से वो पेशी की तरह भाग गए। फिर इनको भेजा गया वाटरलू का युद्ध करने के बाद भेजा गया था इनको सेंट हेलेना द्वीप पर, अब बेचारे के वहीं पे इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। इसका दोनों लिख देते हैं। सबसे पहले 1813 ईस्वी में इन्हें एल्बा द्वीप पर भेजा गया, एल्बा द्वीप पर कैद कर लिया गया, कैद कर लिया गया, लेकिन वहां से फिर ये भाग गए, वहां से क्या हुआ, फिर ये भाग गए, तो जैसे ही भागे तो फिर पकड़ा गए 1815 में वाटरलू का युद्ध। आपसे पूछा जाएगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ, 1815 में। इस युद्ध में जब नेपोलियन बोनापार्ट हारे तो इनको बंदी बनाकर भेज दिया गया सेंट हेलेना द्वीप, सेंट हेलेना द्वीप, कहा इनको भेज दिया गया जी, सेंट हेलेना द्वीप पर, और यहीं पे इसी पे 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यहीं पे 1821 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लो या रुक जाओ, अभी 2-3 सवाल में हम बता देते हैं आपको, ठीक है ना। जैसे ये भारत का नेपोलियन, इन्हीं के नाम पे एक उपाधि मिलना शुरू हो गया था, जैसे भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। जल्दी से बताओ, सब मन में सोचना, देखो जैसे हम सवाल लिखेंगे ना, आप मन में एक बार बोलेंगे जरूर, हम आपको बार बार इस बात से रूबरू कराते हैं कि जितने आप सवाल को जितनी बार बोलिएगा ना, उतना ही बार आपके दिमाग में घूमते रहेगा, ठीक है ना। देखो भारत का नेपोलियन, बोलिए जल्दी, किसको बोलते हैं, भारत का नेपोलियन, कोई जवाब नहीं आ रहा, अच्छा जवाब देख लेंगे, सब जवाब दे देना, ठीक है। नेक्स्ट, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन, और एक आता है कि भारत का हिंदू नेपोलियन। वाह वाह, क्या सवाल है, हिंदू नेपोलियन, बताइए। और इसे आपको निचोड़ते हैं, रस एक तो बचने ही नहीं देते हैं ना ये, तो आप लोग मेहनत कीजिए। देखो भारत का नेपोलियन किसे बोलते हैं, समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं जी, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त केवल भारत का ही नहीं, इसको एशिया का भी नेपोलियन कहा जाता है। आपके सवाल में कभी दे देगा कि एशिया का नेपोलियन, तो फंसना नहीं है जी, ये भारत का नेपोलियन है, एशिया का भी नेपोलियन है। ईरान का नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। और हिंदू नेपोलियन, बहुत अच्छा सवाल, हिंदू नेपोलियन
हमारे विवेकानंद, विवेकानंद, जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत सुने होंगे कि जब अमेरिका में धार्मिक सम्मेलन में भाषण दिए थे, पहला लाइन था मेरे भाइयों एवं बहनों, ये था ना, मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों। ठीक है, चलो इसी जल्दी कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लीजिए फास्ट एकदम। चलिए अब आगे देख लीजिए इसमें। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 4 नंबर, ये विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न आपके सामने है, बिहार एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन है ये, कि विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सी है? आपके ऑप्शन है गेहूं, उसके बाद है जौ, चावल, गन्ना। गेहूं, जौ, चावल, गन्ना। आप अपने मन में आंसर बताइए और जवाब सुनने के बाद अपने से सोचिएगा आपका गलत हुआ कि सही हुआ। ठीक है, इसका खाद्य फसल कौन है? इसका सही आंसर है गेहूं। खाद्य फसल विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी खाद्य फसल होती है? तो गेहूं। विश्व में सबसे ज्यादा कौन सी खाद्य फसल है? तो गेहूं। ठीक है, इससे ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, थोड़ा बहुत आपको हम बता देते हैं। ठीक है ना, देखो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान जो है वो है चीन। पहला स्थान कौन है जी? चीन। नेक्स्ट यहां पे समझते हैं कि गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान कौन है? भारत। अरे भारत, इतना अच्छा सोचिए, भारत कृषि प्रधान देश है, फिर भी चीन बहुत आगे लेकर चला गया। अब यहां नेक्स्ट है, चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन और दूसरा स्थान है भारत। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल मोड़ लाएगा, पूछा जाएगा आपसे कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल, खाद्य फसल चावल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल है। चावल में भारत सबसे, विश्व का सबसे ज्यादा निर्यात करता है। ठीक है, यहां देखो चावल निर्यात, चावल का निर्यात सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा भारत करता है। चावल का निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है जी? तो भारत करता है। अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाए कि सबसे ज्यादा चावल का निर्यात विश्व में कौन करता है, तो आपको सटीक जवाब देना है कि भारत। कौन करता है जी? भारत। अब देखो चावल भारत की बात करें, पहले थोड़ा सा और यहां ध्यान दीजिए, चावल अनुसंधान कहां पे है? विश्व चावल अनुसंधान कहां पे है? चावल अनुसंधान कहां पे है? यह है फिलीपींस, फिलीपींस मनीला। और मनीला कौन देश में है जी? तो मनीला है फिलीपींस में। मनीला कौन देश में है? तो फिलीपींस में है। अंतरराष्ट्रीय चावल का, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो मनीला में है। अब अगर भारतीय बोल देगा आपसे भारत में, तो भारत में सबसे ज्यादा चावल, भारत में सबसे ज्यादा चावल, चावल वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है। जबकि सबसे ज्यादा अगर गेहूं की बात करें, जबकि सबसे ज्यादा गेहूं की बात करें तो ये होता है यूपी। गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे होता है जी? यूपी होता है। लेकिन गेहूं से ना एक सवाल और फंसाएगा आपको, क्या पूछेगा कि प्रति हेक्टेयर के रूप में सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? ठीक है ना, देखो प्रति हेक्टेयर के रूप में, प्रति हेक्टेयर के रूप में सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? पंजाब। सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है जी? पंजाब। अभी दो पॉइंट को समझेंगे, क्या है प्रति हेक्टेयर। जैसे देखो भारत में यूपी बहुत बड़ा राज्य है, देखा जाए तो वहां पे बहुत ज्यादा गेहूं निकलता है। इतना बड़ा राज्य है और गेहूं निकलेगा इतना सा।
ठीक है। पंजाब इतना छोटा राज्य है और गेहूं निकालेगा, इसमें भी इतना सा निकालेगा, मतलब इतना इतना बड़ा यूपी, ठीक है, और कितना गेहूं, इतना गेहूं निकाल रहा, या इतना गेहूं निकाला, ये इतना छोटा इतना में ही इतना निकाल दे रहा, तो इसलिए प्रति हेक्टेयर से बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में सबसे ज्यादा अगर उत्पादन होता है तो पंजाब में, और गेहूं सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो यूपी में, चावल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो वेस्ट बंगाल में, चावल अनुसंधान कहां पे है, मनीला, चावल निर्यात सबसे ज्यादा कौन करता है, भारत, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है, तो चावल, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत, चावल उत्पादन में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान भारत। अबरक, तो ध्यान देना, अबरक सबसे ज्यादा भारत में था, लेकिन उससे भी नंबर 1 हो गया है चीन। अबरक भी कौन लेकर चला गया जी, चीन लेकर चला गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जरा, इसमें थोड़ा सा भी और बता दिया आपको। ठीक है, यहां जाओ, देखो थोड़ा सा बता देते हैं, देखिएगा, भारत में चावल अनुसंधान कहां है, भारत में चावल अनुसंधान, चावल अनुसंधान भारत में कहां है, तो भारत में ना चावल जो अनुसंधान है ये है, यह कटक, भारत में चावल अनुसंधान कहां पे है जी, कटक। और आप बताओ कटक कहां पे है, ओडिशा, कटक कहां पे है, ओडिशा में है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट हम समझते हैं कि चावल, चावल को जब पॉलिश होता है ना, पॉलिश वाला चावल, जाएंगे दुकान में पॉलिश वाला चावल लाइए, तो उनमें कुछ ही खत्म हो गया जी, तो विटामिन B12 कोबाल्ट उसमें से खत्म हो जाता है। ये पॉलिश वाला चावल खाते रहिए, बीमारी लाते रहिए, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट ध्यान देते हैं, समझेंगे, भारत में चावल अनुसंधान कहां पे है, कटक में है। अब इसको ऑप्शन देखते हैं, गेहूं हो गया, चावल, एक गन्ना बचा हुआ है, गन्ना को देख लिया जाए। गन्ना को अगर समझेंगे आप तो गन्ना के बारे में एक ही बार में सब सवाल कंप्लीट। देखो ध्यान से, गन्ना सबसे ज्यादा, गन्ना सबसे ज्यादा कौन सा देश में, तो भारत, गन्ना सबसे ज्यादा कौन सा देश में होता है जी, तो भारत। सेकेंड स्थान अगर बात किया जाए तो होता है ब्राजील, पहला स्थान भारत, सेकेंड स्थान ब्राजील। गन्ना में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, चीनी का कटोरा हम किसे कहते हैं, क्यूबा को। ये तो वर्ल्ड में हो गया है ना। अब एक सवाल और यहां ध्यान देते हैं, अगर कहा जाए कि भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, जरा ये बता दो हमको। भारत में चीनी का कटोरा ये कहा जाता है किसे, ये कहा जाता है कानपुर को, किसे कहा जाता है जी, कानपुर को। भारत में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है। गन्ना जो है ना, ये भारत में सबसे ज्यादा, भारत में गन्ना सबसे ज्यादा ये है यूपी में, सबसे ज्यादा भारत में गन्ना ये कहां है, यूपी में। लेकिन और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि यूपी में ज्यादा गन्ना है और सबसे ज्यादा मिलें कहां पे है, जैसे जो ईख से चीनी बनता है वो मिल सबसे ज्यादा कहां पे है, तो मिलें भी सबसे ज्यादा है, मिलें सबसे ज्यादा कहां है, ये भी है यूपी, ये भी कहां है, यूपी। लेकिन सबसे ज्यादा चीनी, सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीनी, यानी सबसे ज्यादा चीनी कहां बनता है, तो ये बनता है महाराष्ट्र। जबकि चीनी जो है ना, ये महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है ज्यादा मिल वाला, वहां कम ही मिल है लेकिन ज्यादा चीनी। आखिर क्यों, देखो यूपी में, अब बताओ बिहार यूपी के लोग तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कहां कहां सब चले जाते हैं 10,000 12,000 कमाने, और वहां पे जाके मतलब बहुत गजब गजब काम करेंगे, मिल में काम करेंगे, विदेश चल जाएंगे, भेड़ चलाएंगे, बकरी चलाएंगे। नहीं देखते हैं आप, देखे होंगे कभी वीडियो पे ऐसा आता है, सऊदी अरब में बोलता है कि देखो ये आए हैं बकरी चराने, इतना बहुत सारी चीजें होता है। लेकिन अपने गांव में अगर कह दिया जाए तो लोग नहीं करेंगे। तो यूपी का वही हाल है, यूपी में सबसे ज्यादा चीनी मिल है, लेकिन वहां के लोग वहीं पे नहीं करते हैं, वहीं सेम काम जाकर कहां करते हैं, महाराष्ट्र, समझे ना। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा चीनी बन जाता है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको फास्ट। ठीक है ना, आगे देखिए नेक्स्ट। अब आते हैं 5वां नंबर सवाल। भारत का सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? ये आप लोग जल्दी से मन में एक बार सोच लीजिए। दम देखो, जब मेरा वीडियो कोई देखेगा ना, पूरा फोकस करेगा वीडियो पे, मेरे आवाज पे, जो जो बोलेंगे मेरे साथ मन ही मन बोलते चलेंगे वो सब, ठीक है, तब जाकर ना वो कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो अब यहां पे ध्यान देते हैं। भारत में कहा गया कि सबसे लंबा नदी पर बना पुल कौन है? पहला बिहार है, दूसरा असम, तीसरा यूपी, चौथा अरुणाचल प्रदेश। आप सबको जानकारी होगा अच्छे से कि महात्मा गांधी सेतु पुल, महात्मा गांधी सेतु पुल जो कहां पे है? महात्मा गांधी सेतु पुल जी ये है, ये कहां पे है? तो ये है बिहार में, पटना में, जो पटना को हाजीपुर से जोड़ती है। और जहां तक ये सही भी था, लेकिन कब तक सही था? जब तक और उससे कोई बड़ा पुल नहीं बना, लेकिन इससे बड़ा दो दो पुल बन चुका है। ठीक है, अब बिहार जो है ना, ये पटना वाला, ये तीसरे नंबर पे आ गया है। यहाँ पर ध्यान दो, समझते तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो इसका सही आंसर आपका है असम। इसका सही आंसर क्या आपका है जी? असम। इसका सही आंसर क्या है? असम। सबसे बड़ा लंबा नदी पर बना पुल कहां है? तो असम में है। तीनों को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी, महात्मा गांधी सेतु पुल, महात्मा गांधी सेतु पुल। ये जो पुल है ये जोड़ता है पटना को हाजीपुर से, पटना को हाजीपुर से। लेकिन कभी जाकर देखो कितना जाम रहता है, नहीं दो दो बना दिया गया फिर भी जाम रहता है। पटना से कहां जाना है जी? ये हाजीपुर। आप इसको पटना से हाजीपुर ही नहीं कर सकते हैं, गंगा उस पर कई जिला हैं और सभी जिला को जोड़ता है यही पटना महात्मा गांधी सेतु पुल। इसकी लंबाई अगर देख लिया जाए ना, इसकी लंबाई कितना है भाई बताओ जरा? इसकी लंबाई है 5.75 किलो या 5.575 या समथिंग है ना, इतना ही है। ये किलोमीटर इसकी लंबाई है। महात्मा गांधी सेतु पुल की लंबाई इतना ही आपका है। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर आगे हम सवाल देखते हैं, सेकंड असम की बात करते हैं, जिसका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका ये कहां पे है भाई? ये है असम में। कहां पे है ये? असम में है। और ये जो असम में है ये कौन नदी पर बना? कौन सी नदी पर बना? आप बताओ, असम के सबसे प्रमुख नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्र नदी पर नहीं बना। ठीक है, अब यहां अच्छे से सवाल को समझते हैं। ठीक है, देखो ये जो है ये, इससे एक और नाम दिया गया भूपेन हजारिका, ढोला सदिया। इसे ढोला सदिया भी कहा जाता है, इसे ढोला सदिया भी कहा जाता है, इसे ढोला सदिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो है ये पुल लोहित नदी पर बना है, लोहित नदी पर बना है। और ये लोहित नदी जो है ना, ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी, यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अब यहाँ पे एक सवाल जरा बताओ, ब्रह्मपुत्रा निकलती है मानसरोवर झील से और तिब्बत में उसका नाम होता है सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचता है तो दिहांग, असम में आता है ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जाता है तो जमुना, और फिर चल जाती है बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट अब ध्यान दो, इसकी लंबाई है 9 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है जी? तो 9.15 समथिंग, 9.2 भी कर सकते हैं, 9.1 भी रहता है कहीं कहीं, बट इसका लंबाई एवरेज में आप जान जाओगे कितना है, तो 9 किलोमीटर। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि तीसरा कौन है। एक और बना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, तो फास्ट समझ स्क्रीनशॉट जल्दी से। अब नेक्स्ट समझिए, तीसरा है दिहांग, दिबांग, दिबांग पुल।
और ये जो पुल है ना, ये दिबांग पुल जो है, ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखो दिबांग एक घाटी है और उसी दिबांग से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, उसी दिबांग से, ठीक है ना। और दिबांग एक गांव भी वहां पे है, जहाँ की जो वहां पे जो लोग रहते हैं उनकी आंखें छोटी छोटी, बौना बौना, मतलब प्योर चाइनीज, एकदम चाइनीज जैसा रहेगा वो। और एक बात और चीज है, दिबांग जो गांव है ना, वहां के सभी लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, सभी लोग। चाइना इसलिए कहता है कि वो हमारा है, ये जो गांव है वो चाइना का है, क्योंकि प्योर चाइना वहां सब एकदम चाइनीज सब लगता है, ठीक है ना। चलो आगे यहाँ पे नेक्स्ट ध्यान दो, ठीक है। ये जो है दिबांग पुल, ये दिहांग नदी पर बनाया गया। ये किस नदी पर बनाया गया जी? दिहांग नदी। और आप बताओ दिहांग नदी कौन है? तो ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नदी है ना जी। इसकी लंबाई है 6 किलोमीटर, 6.2 समझो, 6.2 किलोमीटर। ये कहां से कहां तक जाती है? तो ये जाती है दाम्बुक से रोइंग, दाम्बुक से रोइंग तक, दाम्बुक से रोइंग तक, ये जाता है दाम्बुक से रोइंग तक। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फास्ट एकदम। हो गया? फिर आगे देखते हैं, कितना अच्छा लेकिन सवाल है, जान लो सब लोग, बहुत ही बेहतरीन तरह का सवाल सब है। देखो से बता, 5 नंबर सवाल। 6 नंबर, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डिटर्जेंट, साबुन धोते हैं ना, साबुन से सर्फ से कपड़ा धोते हैं ना जी आप लोग, तो कभी कभी देखते हैं फेराएगा ना, तो ये प्लेट ऐसे फूकेगा तो गोल गोल एकदम निकलेगा, चमकीला चमकीला। ये कौन लेंस पर काम करता है जी? बोलिए, अवतल लेंस पर। और देखो, और जब उसको धोते जाओगे, एकदम रगड़ते जाओगे, तो जब फेर को उठा के ऐसे फूकोगे तो गोल गोल बाहर निकलेगा, गोल गोल, है ना। वो सब चीज यहां समझते हैं क्या है वो चीज। तो डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? डिटर्जेंट जो जल्दी कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? सर्फ डालने पर, साबुन से रगड़ने पर क्यों साफ होता है? तो पहला ऑप्शन है श्यानता, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा प्रत्यास्थ था, और चौथा है प्लवन। इसका सही आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव अगर कम हो जाएगी ना, तो अपने आप साफ होना सब शुरू हो जाएगा। इसको ध्यान से देखो, क्या होगा, देखो ध्यान से, 1 मिनट। हाँ ठीक है, देखो जी, ये होता है क्या कि कम, ये जो है ना पृष्ठ तनाव, ये पृष्ठ तनाव कम। अब इसके बाद जितने भी सवाल बन तो सब पढ़ेंगे। द्रव का ताप बढ़ेगा, द्रव का ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव क्या होता है जी? कम जाता है। जब द्रव की ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम जाता है। द्रव की ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम जाता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, या आप एक और कह सकते हैं जूल प्रति वर्ग मीटर, जूल प्रति वर्ग मीटर, जूल प्रति वर्ग मीटर। नेक्स्ट आपका सवाल यहाँ पे आया क्या, इससे जितने भी सवाल बनते हैं सब आपको देखो ध्यान से। पहला पॉइंट, अब वर्षा का बूंद गोला होना, पहले लिख देते हैं फिर बाद में समझाते हैं। वर्षा का बूंद गोलाकार होना, वर्षा का बूंद गोलाकार होना। सेकेंड आपका हो सकता है क्या? गर्म सूप, गर्म सूप स्वादिष्ट लगना, गर्म सूप स्वादिष्ट लगना। नेक्स्ट आपका क्या होता है? ये होता है पानी पर मच्छरों के अलावा तैरते रहना, मच्छरों के अलावा तैरते रहना। नेक्स्ट आपका आता है पतली सुई, यानी कि सुई पानी में तैरता है, सुई पानी में तैरता है। ये सब किसी कारण होता है जी? सब होता है पृष्ठ तनाव की कमी के कारण।
फिर और भी आता है साबुन, डिटर्जेंट, ये सब जितने भी है ना, ये सब बताइए, ये सब चीजें, ठीक है। और देखो, साबुन के घोल बुलबुले बनना, साबुन के घोल बुलबुले बनना, साबुन घोल बुलबुले बनना, बुलबुले बनना, साबुन का घोल बुलबुले बनना। इससे इतना ही नहीं, बहुत टाइम हो जाता है, इसको हम समझाया था अच्छे से। देखो, द्रव का ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव घटेगा, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति वर्ग मीटर। वर्षा का बूंद गोलाकार, जब वर्षा ऊपर से गिरा तो गोल थोड़े बन के ऊपर से गिरता है, यहाँ का जैसे नीचे टपकेगा ना, टपकने के बाद और जितने गिरेगा वो सब नीचे गोल आकार ले लेता है। क्यों? पृष्ठ तनाव की कमी की वजह से, ठीक है। यहां देखो, वर्षा का बूंद गोलाकार होना हो गया। गरम सूप, गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? देखो, जैसे ही हम गरम गरम सूप पीते हैं, सूप गरम ही पिया जाता है, नहीं। अब लोग बोले कि जल जाएगा जीभ, नहीं, वो गर्म रहेगा तभी आपको स्वादिष्ट भी लगेगा। ठंडा कर देंगे कोई फायदा नहीं। जैसे जीभ पे डालेंगे चारों तरफ फैल जाता है और उससे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे हमें सूप क्या होता है, जबरदस्त स्वादिष्ट लगता है। पानी पर मछलियों के अलावा तैरते रहना, सुई पानी में तैरता है, सब जानते हैं आप लोग। साबुन के बुलबुले के घोल को बुलबुले बनना, आपको बताया अभी शुरू में बताया कि साबुन को ना, अगर साबुन के घोल को ऐसे से रगड़िए, काफी जब फेन निकालने के बाद उस पे अगर फूकेंगे तो बुलबुला ऊपर से निकला रहेगा। वो होता है किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा पढ़ लो सब अच्छे से। सब बोलता है कि सर बीच बीच में कुछ बोलते रहे, पढ़ाई करना है हमें, ये सब जीके को सीरियस पढ़ना, एकदम मुंह बंद करके और 100% दिमाग यहाँ लगाकर। हम नहीं चाहते हैं कि आपका दिमाग ये सब पढ़ाते टाइम डाइवर्ट हो, 1% भी डाइवर्ट हो नहीं चाहते हम। और जब टेस्ट लेते हैं तो होती है वो सब बातें, बट इसमें कोई बातें नहीं, इसमें केवल और केवल पढ़ाई। पूरा एकदम 1 घंटा फोकस आपका एकदम मोबाइल पे जब देखेंगे, जिस चीज से आप देखोगे वहां होना चाहिए, ठीक है ना, तब जाके कंप्लीट होगा। चलो आगे देखिए इसको हम लोग। देखिए अगला सवाल कहता है क्या, रासायनिक अभिक्रिया कौन नहीं है? क्या बात, रासायनिक अभिक्रिया कौन नहीं है? इसका इसका क्या करना है भाई, बताओ जरा। रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? बोलिए, किसे कहते हैं? कि जो अगर कोई और चीज में परिवर्तन हो गए तो दोबारा अपने मूल अवस्था में ना आए। जैसे तुम लोग पगला सब पगला गया है, नहीं पढ़ता है, तो कितनों समझाएंगे तो मूल अवस्था में आएगा? जी नहीं आएगा। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। अब कोई कोई आ जाता है, सही ट्रैक पे कोई आ जाता है, वो हो गया भौतिक अभिक्रिया। यही तो चीज है। परदेश गया वहीं रह गया, भुला गया, नहीं वापस आया, रासायनिक। आ गया, कुछ दिन बाद वापस आ गया, तो भौतिक अभिक्रिया। ये कुछ नहीं है, बस बहुत सिंपल चीज है। ध्यान से बात को समझना, ये ऑप्शन आपको छांटना है, ये हम नहीं छांटेंगे, इसको छोड़ देंगे। ऑप्शन हमको जवाब चाहिए ए बी सी डी, कौन इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं। हालांकि बनेगा नहीं, तुम लोग से बताने के बाद भी नहीं बनेगा। चलो हम ही बता देंगे, पहले समझो क्या है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिंदगी में आप कभी नहीं भूलोगे, अगर बार बार भूल जाते हो तो। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जो परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद मूल अवस्था में, मूल अवस्था में न आए। अगर परिवर्तन हो गया, अगर जोगी बन गया, तो कितनों दोबारा गांव, आजकल देखते हैं ना, क्योंकि जोगी बन जाता है 12 वर्ष बाद अपने गांव आता है, तो उसकी माँ पहचान लेती है, उसको कहते रुक जा बेटा, रुकता है? नहीं रुकता है। वो प्योर हो गया रासायनिक अभिक्रिया, वो रुकबे नहीं करेगा। और अगर रुक गया मोह ममता में, तो फिर हो जाएगा वो भौतिक अभिक्रिया, ठीक है। बस ये बात को ध्यान देना, हम लोग को समझना है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया जो परिवर्तन के बाद मूल अवस्था में न आए। और भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जो परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद मूल अवस्था में आ जाए,
मूल अवस्था में आ जाए, परिवर्तन के बाद मूल अवस्था में आ जाए। कितनों तुम लोग का गलत ट्रैक है, बहुत यहाँ बच्चा कैसा सा जॉब लगा जो गलत ट्रैक पे था, समझा बुझा कर उसको सही ट्रैक पे लाए, उसको भौतिक परिवर्तन उसको कर दिया हम। तो भौतिक अभिक्रिया जिसको भी प्रॉब्लम है मेरे पास आओ, उसको भौतिक अभिक्रिया में हम बदल देंगे। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। अब बताना आपको है कागज का जलना, कागज जल गया जी, कागज जल गया, जल कर राख हो गया, दोबारा उसको कागज बनाइए तो बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये है रासायनिक अभिक्रिया? नहीं है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना, आप मोमबत्ती को जलाएं, रख दिए कहीं, अब मोमबत्ती जल गया, तो जलने के बाद वापस मोमबत्ती में बदल परिवर्तन होगा? वो नहीं होगा। तो क्या है ये? रासायनिक। नेक्स्ट, कोयला का जलना, कोयला को आप जला दिए, और जलाने के बाद फिर ओकर कोयला बनाइए तो रासायनिक। मोमबत्ती का पिघलना, देखिए अब बताओ मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती को आप आग लगाए हो और उसको ना सब पिघला रहे, पिघला के एक चीज में जमा करो, पूरा पिघला दो, पूरा पिघला दो। जैसे पूरा पिघल जाएगा ना, अब फिर उसको पूरा ऐसे रगड़ के एकदम तैयार कर दो, लंबा बन गया मोमबत्ती। तो ये मोमबत्ती का पिघलना, बहुत दोनों कंफ्यूजन है, एग्जाम एसआई में पूछा हुआ सवाल है। एग्जाम में आपसे वही पूछा जाएगा जिसको थोड़ा सा आपको अगर रटा हुआ रहेगा ये चीज तो आप समझ के ऑप्शन लगा सकते हैं। मोमबत्ती का जलना रसायन भौतिक, और मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या हो जाएगा? रुको, मोमबत्ती का जलना रासायनिक और मोमबत्ती का पिघलना ये हो जाएगा भौतिक। ये आपका है सही आंसर, मैंने वापस आ जाता है, वापस ये आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दे दे सब में, है ना? दे दिया जाए। चलो देखो, अब बताओ, देखो अभी ऊपर यहां लिख देते हैं ना रासायनिक वाला, देखो ये सब ऐसे कॉपी कर रहे हैं ना, ये रासायनिक हम लिख दे रहे हैं। अब बताओ अच्छा ये कहता है, ठीक है सवाल, दूध से दही बनना। अब जरा बताओ, दूध से दही बनना, आप दूध से बना दिए दही, तो क्या फिर आप वापस दही से दूध बना सकते हैं जी? जल्दी बताओ, दूध से आप दही बना दिए तो वापस दही से दूध आप बना सकते हैं? नहीं बना सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। देखो ये सब रासायनिक है, ये भी रासायनिक, ये भी रासायनिक, ये भी रासायनिक। चलो और एग्जाम्पल देखे थे हम लोग। देखो चावल, आपके पास चावल है ना, और चावल से ना भात बना दिए, चावल से क्या बना दिए आप? भात बना दिए। जब चावल से भात बना दिए तो क्या वापस भात से चावल बन जाता है? तो कहो कि हाँ, कैसे? तो रात में दिन में ना गर्मी का मौसम है, रात का खाना बन गया, सुबह बच गया, उसको पूरा एकदम छत पर पसार दीजिए, पसार कर सुखौता बनाइए, तो कड़ा कड़ा, कितना कड़ा बनेगा? तो चावल नहीं बनेगा, वापस ले ही नहीं सकता उस फॉर्म में। तो ये सब किससे संबंधित है? कौन सा विक्रिया सब है? रासायनिक। अब थोड़ा भौतिकी के बारे में देखते हैं। भौतिकी क्या हो जाएगा कि जल का बर्फ बदलना, जल का बर्फ में बदलना। आप खुद से ध्यान दो, अगर जल को आप अगर बर्फ बनाते हो तो वापस बर्फ को पिघला दो, जल बन गया, नहीं बन जाएगा जी? ठीक है, नेक्स्ट अगर देखते हैं यहाँ पे तो समझेंगे पानी का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना। तो आप कहीं मन ही मन सोचोगे पनिया के, अगर पानी के गर्म करेंगे, आप खोल देंगे तो ऊपर उड़ के चल जाएगा ना वाष्प, तो फिर पकड़ के लाके पानी बनाइएगा? तो नहीं, आप ध्यान दो अच्छे से। अगर जब आप तसला बैठाते हो, तसला में चावल बैठाते हो, उसके ऊपर जो ढक्कन रखते हो ना, तो ढक्कन ऐसे ऊपर ऊपर मारता है, तो क्या भाप बिकता है वो, अब भाप पानी का रूप लेके बिकता है। और जैसे ही आप उसको कुछ देर बाद जब तसला को उतार देते हो, ढक्कन को हटाओगे, तो ढक्कन से पानी चुएगा अंदर से, माने भाप क्या बन गया? पानी बन गया। यानी कि पानी से बना वाष्प और वाष्प वापस किसमें बन जाता है? भाप में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मोमबत्ती का पिघलना, बस इतना है, इसको सब समझ लेना। इससे जितने भी सवाल आएंगे ना जी, वो सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक है, बस ये 2 पॉइंट आप याद कर लो। ठीक है, चलो आगे देखो नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल आता है प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? ये भी नहीं मालूम है सबको। देखिए अमीनो अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, वसा और टैनिक अम्ल, ये तो ऐसे झलक रहा है आंसर अमीनो अम्ल। लेकिन एक से ना बहुत सारा सवाल आपको बताएंगे, बहुत सारा सवाल। देखिए ध्यान से समझिए,
पहले ये प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन का खोज किया कौन जी, प्रोटीन का खोज कौन किया, प्रोटीन का खोज कौन किया, प्रोटीन कितना परसेंट हमारे शरीर में सहायक होता है, कितने अमीनो अम्ल मिलकर वो प्रोटीन बनता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम कितने अमीनो अम्ल हम ग्रहण करते हैं, हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल पहले से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब सारे सवाल यहां पे क्लियर करेंगे। जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन का खोज किया था, खोज बोर्लियस ने किया था, बोर्लियस, बर्जेलियस, इतना सारा नाम है कि क्या बताएं, बर्जेलियस ने किया था। क्या खोज कौन किया था जी, बर्जेलियस। प्रोटीन शरीर निर्माण में 15% काम करता है, 15% शरीर का निर्माण में किसका हाथ है, तो ये हाथ है प्रोटीन का हाथ है। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन जो है, ये प्रोटीन हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल मिलकर बनते हैं, 20 अमीनो अम्ल कम के मिलकर बनता है, 20 अमीनो अम्ल के मिलकर बनता है। ये जो प्रोटीन है ना, ये 10 अमीनो अम्ल, 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पहले से रहता है, 10 अमीनो अम्ल प्लस 10 अमीनो अम्ल, ये जो 10 अमीनो अम्ल है ये शरीर में पहले से ही रहता है, शरीर में पहले से विद्यमान है, प्लस 10 खाने से आता है, 10 क्या चीज आता है जी, जब हम कोई खाना खाते हैं, दाल, सोयाबीन और भी अन्य चीज जिसमें अमीनो अम्ल, जिससे प्रोटीन प्राप्त होता है, वो सभी चीजें में 10 उससे निकलता है, 10 अमीनो अम्ल से, और बनता है 20, और एक हो गया प्रोटीन। चलो अब यहां ध्यान दो, प्रोटीन जो है ना, ये प्रोटीन की कमी से अगर मान लिया जाए, अगर आपकी प्रोटीन के आपके शरीर में कमी हो गया तो दो बीमारी आता है, एक आता है, दोनों एक ही समझो कि मरासमस, मरासमस, और एक कहते हैं क्वासियोकर, क्वासियोकर। कौन सी बीमारी बोलते हैं, मरासमस और क्वासियोकर। कभी कभी देखते होंगे कोई काफी पतला बच्चा होगा, उसको कोई कहता है कुपोषण के शिकार है, कुपोषण के शिकार माने क्या हो गया, पतला दुबला शरीर, एकदम चिपटा, एकदम जकड़ा हुआ है शरीर, वो किसकी कमी से जकड़ा हुआ है जी, तो केवल और केवल प्रोटीन की कमी से जकड़ा हुआ है वो। ठीक है ना, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन होते हैं, सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन होते हैं, सभी प्रोटीन में क्या होते हैं जी, नाइट्रोजन होते हैं। यह प्रोटीन भी जो है ना, प्रोटीन हमें ऊर्जा भी देता है, प्रोटीन हमें ऊर्जा भी देता है, लेकिन एक चीज और आपको समझना है कि प्रोटीन हमें तत्कालिक ऊर्जा नहीं देता है, प्रोटीन से ज्यादा वसा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये सब हमें ज्यादा ऊर्जा देता है। अब देखो, प्रोटीन जो है शारीरिक शारीरिक विकास में मदद करता है, शारीरिक विकास में मदद करता है। कौन करता है मदद, तो प्रोटीन मदद करता है। शारीरिक विकास में मदद कौन करता है जी, तो प्रोटीन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे और हम लोग थोड़ा समझेंगे ध्यान से, तो ये समझना क्या है कि जो ये प्रोटीन है ना, प्रोटीन है, ये प्रोटीन को, जैसे जब जिम करते हैं तो वर्कआउट करते टाइम प्रोटीन आपके लिए, तो वर्कआउट करते टाइम जो भी मांसपेशी है कहीं कहीं खाली होता है, जैसे किए तो कड़ाक कड़ाक बजेगा, तो उसी में जाके प्रोटीन वो फायदा करता है। अगर ऐसे डेली घर में प्रोटीन पी रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। प्रोटीन उतनी ही मात्रा में मिलना चाहिए जितना हमें जरूरत है। प्रोटीन सबसे ज्यादा अगर होता है तो सोयाबीन में, और उसके बाद आप कह सकते हैं दाल, उसके बाद आप कह सकते हैं मशरूम, मशरूम, ये सब सोचो शाकाहारी खाना में कितना अच्छा अच्छा प्रोटीन है, सोयाबीन में, दाल में, मशरूम में, है ना। चलो ठीक है,
इतना ही रहते हैं, फिर और आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 9 नंबर देखे, मानव शरीर में जल कितना परसेंट, मानव शरीर में जल कितना परसेंट है। बहुत अच्छा सवाल है और ये आप सबको मालूम भी होगा, है कि नहीं मालूम जी। चलो नहीं मालूम है, हम आपको अच्छे से भली भांति जानकारी कर देते हैं। ठीक है, देखो मानव शरीर में जल कितना परसेंट, जल है 70%। जल कितना परसेंट है, 70%। अच्छा, आपके सवाल कभी दिमाग में सवाल आया है कि हमारे शरीर में जल आखिर 70% है कहाँ। ठीक है, जितने शरीर का आपका भाग है ना, टोटल शरीर के भाग का ना 70% केवल जल है। बताइए कहाँ, जदि में कहीं पेटवा में रखा है, कहीं इसमें रखा हुआ नहीं। जल वैकुलस में रहता है, वैकुलस कोशिका के अंदर पाया जाता है। वैकुलस में बूंदे बूंदे जल है, बूंदे बूंदे जल है। और हमारा देखो कोशिका से बना है ये चमड़ा, त्वचा, और उसी कोशिका के अंदर रहता है वैकुलस, जिसमें जल उपस्थित रहता है। आज आपको जल के बारे में ना वो सारी एक एग्जाम से पूछने लायक और आपके जीवन में भी काम आने लायक सब आपको समझाते हैं। मानव शरीर में जल कितना परसेंट होता है, आपका सही आंसर है 70%। जल जो है ना, जल एक शरीर का मुख्य अवयव है, जल शरीर का मुख्य अवयव है, जल शरीर का मुख्य अवयव है। यह हमारे ताप को भी नियत रखता है, ताप को भी नियत रखता है। आप एक बार ध्यान दो, जरा समझो ध्यान से। अगर गर्मी के मौसम में पानी कम पियोगे ना, आपको गर्मी भी ज्यादा लगेगा, आपके तापमान में भी चेंजेस कर देगा। तो जल को, जल जो है ताप को भी नियत रखता है। जल हमारे शरीर का मुख्य अवयव है। जल हमारे शरीर का वो एक खास अवयव है कि जिसे यूज ना करने पर आपका शरीर काम नहीं करेगा। जल वैसा हमारे शरीर का है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं कि जल जो है ये क्या करता है, अवशिष्ट पदार्थ का, अवशिष्ट पदार्थ, जितने भी हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ है, वो अवशिष्ट पदार्थ को ना उत्सर्जित करता है, अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है। यह अवशिष्ट पदार्थ को क्या करता है, उत्सर्जित करता है, अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करता है। ये जो जल है, जल, जल हमारे त्वचा को निखारता है, ये भी ध्यान रखें। ये हमारे त्वचा को सुंदर बनाता है, त्वचा को सुंदर बनाता है या निखारता है, त्वचा को सुंदर बनाता है या निखारता है। सब देखिए, सब पता है कि लड़की सांवली है लेकिन चेहरा पर पानी है, क्योंकि कितनों बहुत लड़की गोरी है लेकिन चेहरा पे पानी नहीं, नहीं समझते, पानी नहीं, तो क्या ये वाला पानी नहीं है जी। और वो सुंदरता का आकार होता है वो सब। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पे ध्यान से चीज, अब यहाँ समझते हैं क्या, जल में विटामिन कौन घुलनशील है, जल में विटामिन घुलनशील कौन कौन है। तो घुलनशील विटामिन जल में है बी और सी, बी और सी। इसके अलावा कोई भी जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। बाकी इसके अलावे, बी सी के अलावे वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील कौन कौन है, वसा में घुलनशील कौन कौन है। तो इसके अलावा जो बच गया, जैसे ए बचा है, बी बचा है, ई बचा है, के बचा है, एच बचा है, ये सब वसा में घुलनशील, बाकी सब जल में घुलनशील। एक बात और थोड़ा सा ध्यान देना सबको, कि जब जल में है बी और सी ना, तो एक में आता है B1, B2, B3, B6, B5, B7, B12, ये सब इसी में आता है जी। आप जान रहे हैं कि बी और सी विटामिन जल में घुलनशील है, आप पूछ देगा B12, ठीक है, वसा में हो जाएगा जी, नहीं यह जल में हो जाएगा। अब जल के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाते हैं, थोड़ा जल्दी इसको स्क्रीनशॉट सब ले लीजिए, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट जी। हो गया। अब देखो थोड़ा सा आपको समझाते हैं जल के बारे में। जल क्या है ना, जल आपको दिन में कम से कम 3 से 5 लीटर पीना चाहिए। ये आप हर जगह सुने हुए जानते भी हैं और हमको जानने के बाद भी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, फिर भी आपको ये खबर अच्छे से हो तब तो। हमारे शरीर से प्रतिदिन, प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर जल
किसी भी माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। 2 से 2.5 लीटर जल, 2.5 लीटर जल बाहर निकलता है। और अगर आप एक दिन में 2.5 लीटर जल नहीं पिएंगे तो आपको क्या होगा कि आपके यहाँ से जो अंदर जमा है ना वैकुलस में, वो निकलते जाएगा। और आपको शुरुआत में आपको बताया गया था कि वैकुलस कोशिका में रहता है, कोशिका से ये सब बना हुआ है। और जब यहीं से पानी निकलेगा तो ये त्वचा पे झुर्रियां नहीं होगा, बहुत जल्दी आप बूढ़े नहीं दिखेंगे, बिल्कुल दिखेंगे। तो पानी पीना हमारे शरीर के लिए एकदम उत्तम से भी उत्तम है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, पानी पीना कब चाहिए? सुबह सुबह उठे धड़ाधड़ 1.5 से 2 लीटर पानी पी लिए और एक से किडनी पर असर कर जाएगा। सुबह सुबह उठे ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए नहीं, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी काफी है। और वो 1 गिलास इतना बढ़ता गिलास नहीं, आधा लीटर, छोटे छोटे गिलास, 2 गिलास काफी है वो गुनगुने पानी, उससे आपको किडनी पे असर नहीं पड़ेगा। किडनी को भी उतना लोड नहीं देना, किडनी है कितना भाई, इसको लोड देगा उतना भी नहीं, उतना लोड देना है। ज्यादा पानी नहीं पीना है सुबह सुबह उठने के बाद। अब देखो खाना खाने से फिर बहुत सवाल आता है, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले क्या होता है? देखो चीज ध्यान समझना, हम लोग वैज्ञानिक भी कहता है और ये हम लोग आयुर्वेद में लिखा हुआ भी है, कहीं कहीं सुने भी होंगे। आयुर्वेद एक कहता है ना कि खाना खाने से आधे घंटा पहले का पानी अमृत कहलाता है। खाना खाने के जस्ट पानी, इमीडिएटली अभी खाना खाएं जस्ट पानी पी लिए, ये जहर कहलाता है। और खाना खाते खाते पानी पिएंगे, ये आनंद कहलाता है। और खाना खाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद पानी पिएंगे, उसको बल कहते हैं, ताकत कहते हैं, और वो हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक से ध्यान दो, आयुर्वेद क्या कहता है कि खाना खाने के आधे घंटे पहले पानी अमृत, खाना खाते खाते पानी आनंद, खाना खाने के जस्ट बाद पानी जहर, और खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद पानी को बोलते हैं बल, ताकत। ठीक है ना? जैसे आप समझेंगे वैज्ञानिक क्या कहता है, वैज्ञानिक थ्योरी से हम लोग को क्या कहा गया है, जैसे ही आप पानी खाना खाएं तुरंत पानी पिए तो खाना हमारे पचने के लिए यहाँ पे गया आमाशय में, वहां मिलता है HCl से, गाढ़ा रहता है वो सब अम्ल। जैसे पानी पूरा मैदान में 2 गिलास 3 गिलास मार लिए, 1 लोटा 2 लोटा हो सकता 2 बाल्टी मार लिए, तो क्या होगा, सारा वो अम्ल जो है ना वो पतलापन हो जाएगा। जब सारा अम्ल पतलापन हो जाएगा तो आपको पचने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज को हमें ध्यान देना है, पानी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, पानी पीने पे। ठीक है, चलो इसके लिए स्क्रीनशॉट सब ले लो। जल्दी चलिए 10 नंबर सवाल हम देखते हैं क्या है। 10 नंबर सवाल जो आपका है, 10 नंबर क्या है देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर सवाल है, राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वो नहीं पता है, बताइएगा। राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में वर्णित है? इस सब के मालूम है, अनुच्छेद 1 भाग 1 नहीं, तो चारों देख लेना जल्दी से। देखो भाग 1 में कहा गया है, थोड़ा जल्दी देखना, टाइम ज्यादा हो गया। भाग 1 में कहा गया है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। भाग 1 में कहा गया राज्यों का संघ, और इसी भाग 1 में 4 अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद है कि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी क्या है, यूनियन है। भारत क्या है जी, यूनियन है। भारत क्या है, यूनियन है। ठीक है, अब यूनियन पे ध्यान देंगे, भारत यूनियन है। अरे यूनियन का मीनिंग ये भगवान, इंग्लिश से हमारा स्ट्रॉन्ग रहता तब पता ना कहाँ चल जाता। चलो इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, चलो यूनियन हम लिख देते हैं, ऐसे में यूनियन, यूनियन। ठीक है ना जी, यूनियन माने क्या होता है, संघ होता है। फेडरेशन माने क्या होता है, देखो ये सही लिखा जाएगा। फेडरेशन माने क्या होता है, संघ लिखा, संघ होता है। एक होता है परिसंघ, एक होता है परिसंघ। ठीक है, फेडरेशन और परिसंघ दोनों संघ का ही रूप है, बट दोनों उतना अच्छा संघ नहीं है। क्या होता है ना, संघ, फेडरेशन किसे कहते हैं कि बहुत सारे राज्य मिल जाएगा और मिल के एगो के राजा बना देगा, मतलब एगो के देश को मालिक बना देगा, और सब लोग अपना अपना शक्ति देगा और कहेगा तुम हम लोग सबको राजा बन के रक्षा करना। ठीक है, अब इस समय होगा क्या, मान लिया जाए यहाँ पे कोई एक बड़ा देश को बना दिया है मालिक, आई छोटा देश सब अपना अपना शक्ति दे दिया है इसको, शक्ति पैसा सब दिया इसको। ठीक है, अब हुआ क्या ना
कि कुछ समय के बाद इसके पास पैसा नहीं है, इसको कोई और देश बुला रहे हैं, भाई तुम्हारे पास आ जाओ, जैसे यूक्रेन, ये बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है। यूक्रेन रूस के उस सब शक्ति देता था, रूस उसको अपना समझ के उस पर बहुत पैसा खर्च कर दिया। यूक्रेन को बुला रहा था अमेरिका वाला, नाटो आओ इधर आओ, क्या किया यूक्रेन, जब चाहे तब जा सकता है, चल गया आराम से। तो फेडरेशन ऑफ परिसंघ कहीं टूट सकता है, कहीं टूट सकता है, लेकिन ये जो ये संघ है वो कभी नहीं टूट सकता है। संघ कभी नहीं टूटेगा, यूनियन कभी नहीं टूटेगा। इसलिए कहा था भारत में कि हम लोग यूनियन बनाइए, न कि फेडरेशन बनाइए, न कि परिसंघ बनाइए। क्या बनाइए जी, यूनियन बनाइए। तो भारत एक राज्यों का संघ है, आर्टिकल्स कितना के तहत, 1 के तहत। भारत एक राज्यों का संघ है, आर्टिकल्स 1 के तहत। आप फेडरेशन और परिसंघ समझ गए ना, उसको लिखना जरूरत नहीं है, फिर से आपको समझा दे रहे। फेडरेशन है अमेरिका और संघ है भारत। भारत के जितने भी राज्य है तो कभी अलग नहीं हो सकता है, कभी अलग हो ही नहीं सकता है, कि भारत एक संघ है, यूनियन है। लेकिन अमेरिका में जितने 50 राज्य है, कहीं अलग हो सकता है, वो फेडरेशन है, ठीक है ना। अब ध्यान दें, राज्यों का संघ एक में। सेकंड, दूसरा आर्टिकल्स कहता है कि विदेशी राज्य को मिलाना, विदेशी राज्यों का मिलाना। जैसे मिला है कौन जी, तो ये मिला है सिक्किम। सिक्किम के पूछल गया ना कि केने जाओगे, सब पूछा किधर जाओगे, तो कह दे कि हम भारत में, तो आओ। सिक्किम भी कहा गया, भारत में आया। कैवा राज्य बन के आया था, 22वां राज्य। कब बना, 1975। 22वां राज्य बन के उभरा सिक्किम 1975 में। तीसरा आइए, किसी भी राज्य का सीमा नाम बदल सकता है, किसी भी राज्य का सीमा नाम बदल सकता है। अभी बताओ कौन कौन बदला गया, तो 3 गो आपको पता है ना, 4 गो, ठीक है। 1 नवंबर 2000, ऐसे आ जाओ 2000 में, फिर 2000 में, अब फिर 2000 में आएगा, 2014 में, फिर आगे। अब देखेंगे ये 2000 में सबसे पहले कौन बदला था, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, और 2014 में बना था तेलंगाना। तो किसी भी राज्य का सीमा और नाम चेंज कर सकता है आर्टिकल्स 3 के तहत। आर्टिकल 4 का कहता है कि 3 और 4 जो है ना, इसको नहीं, 2 और 3, 2 और 3 को संशोधने से बाहर कर दिया, 368 में रखा गया, 368 में, और 368 से बाहर रखा गया, 368 से बाहर रखा गया। आर्टिकल 1 राज्यों का संघ, 2 विदेशी राज्यों को मिलाना, सी सीमा नाम बदल सकता है, 4 2 और 3 368 से बाहर रखा गया है। और सीमा नाम बदल सकता है तो संसद केकरा से अनुमति लेके दी, तो राष्ट्रपति से। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर आप सब लोग यहाँ तक पहुंच गए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसको लाइक कर देंगे, कैसा वीडियो लगा कमेंट करेंगे। अगर कोई सवाल गलत हो, इतना सॉल्यूशन कर रहे, हो सकता है 2 सवाल हम गलत लिख दे, गलत बोल दे, तो आप कमेंट करके जरूर सही बताइएगा। इसलिए क्योंकि और भी जो लोग देखेंगे, जो लोग नहीं जानते कि गलत बोल दिए हैं, तो कमेंट को देकर सही पकड़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू। और सभी लोग ना इसको शेयर कर दीजिए, पूरा इसको शेयर कर देंगे, ठीक है।